हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे संप्रभुता क्या है, इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी परिभाषा, विशेषता या लक्षण और फिर इसके स्वरूप या प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं संप्रभुता के अधीन है, यानी राज्य के सभी व्यक्ति और राज्य के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारे जो है संप्रभुता के अधीन है। संप्रभुता बाहरी तथा आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होती है। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उस शक्ति से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है, यानी व्यक्ति और समुदाय से ऊपर राज्य है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। यानी बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ राज्य जो है किसी भी सत्ता या स्टेट, जिसे देश भी कहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके शासन के अधीन नहीं है बल्कि स्वतंत्र है। ये जो है बाहरी दृष्टिकोण है। आइए अब जानते हैं कि संप्रभुता की परिभाषा, किन विद्वानों ने कौन सी परिभाषा दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। संप्रभुता के बारे में बोदा ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा या नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध नहीं है। यानी बोदा ने कहा है कि संप्रभुता जो है राज्य की अपनी प्रजा, यानी प्रजा या जनता या नागरिक के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है, यानी कि सबसे ऊपर ये शक्ति है जिस पर किसी विधान यानी किसी कानून का प्रतिबंध नहीं है, यानी सबसे सर्वोपरि संप्रभुता ही है। ग्रोसियस ने कहा है कि संप्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है। सोल्टाउ के अनुसार उन्होंने संप्रभुता के बारे में कहा है कि राज्य द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानूनी शक्ति संप्रभुता है। बर्गेस ने कहा है कि राज्य के सब व्यक्तियों व व्यक्तियों के समुदायों के ऊपर जो मौलिक, संपूर्ण और असीम शक्ति है वही संप्रभुता है। तो ये जो है विभिन्न विद्वानों जो है अपने अपने मत के अनुसार संप्रभुता को परिभाषित किया है। आइए अब जानते हैं संप्रभुता की विशेषता क्या है या इसका लक्षण क्या है। तो इसकी पहली विशेषता है असीमित, असीम, यानी कि संप्रभुता का पहला और अंतिम लक्षण उसका सर्वोच्च और असीम होना है। राज्य की संप्रभुता निरंकुश और असीम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि वह विधि के द्वारा भी सीमित नहीं की जा सकती है, यानी संप्रभुता जो है इतना सर्वोच्च और असीम है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि राज्य की संप्रभु निरंकुश और असीम है, जिसका कि अर्थ होता है कि वह विधि के द्वारा भी सीमित या उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। संप्रभुता के ऊपर अन्य किसी शक्ति का प्रभुत्व या नियंत्रण भी नहीं होता है। वह आंतरिक और बाहरी विषयों में पूर्णतया स्वतंत्र है। वह किसी अन्य शक्ति की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, वरन देश के अंतर्गत निवास करने वाले समस्त व्यक्ति उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं।
यदि कोई शक्ति संप्रभुता को सीमित करती है, यानी यदि कोई शक्ति या विधि या कानून संप्रभुता को सीमित करना चाहती है तो सीमित करने वाली शक्ति ही संप्रभुता बन जाती है। ये जो है पहली विशेषता है। दूसरा है अस्थायित्व। संप्रभुता कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए नहीं रहती है, ऐसा नहीं होता है। राज्य की संप्रभुता में अस्थायित्व होता है, वो हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहते भी हैं। प्रजातांत्रिक राज्यों में सरकार के बदलने से संप्रभुता पर कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि संप्रभुता राज्य का गुण है, सरकार का नहीं। संप्रभुता के अंत का अभिप्राय राज्य के अंत से होता है, यानी अगर किसी राज्य का संप्रभुता खत्म हो गया तो वो राज्य भी खत्म हो जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है मौलिकता। संप्रभुता की तीसरी विशेषता यह है कि संप्रभुता राज्य की मौलिक शक्ति है, अर्थात उसे यह शक्ति किसी अन्य से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि राज्य स्वयं अर्जित करता है और स्वयं ही उसका प्रयोग भी करता है। जबकि संप्रभुता ही सर्वोच्च शक्ति होती है, वह न तो किसी को दी जा सकती है और ना ही किसी से ली जा सकती है। संप्रभुता की चौथी विशेषता है सर्वव्यापकता। चौथी विशेषता सर्वव्यापकता। इसके अंतर्गत कहा गया है कि देश की समस्त शक्ति एवं मानव समुदाय संप्रभुता की अधीनता में निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति इसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। राज्य अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति विशेष को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर सकता है या किसी प्रांत को स्वायत्त शासन का अधिकार दे सकता है। राज्य विदेशी राजदूतों से विदेशी राजाओं को राज्य उत्तर संप्रभुता प्रदान करता है, किंतु इससे राज्य के अधिकार व उसकी शक्ति परिसीमित नहीं हो जाती है। वह ऐसा करने के उपरांत भी उतना ही व्यापक होता है जितना कि वह इससे पूर्व में था। ये जो है चौथी विशेषता है। आइए संप्रभुता की पांचवी विशेषता है अविभाज्यता, जिसे कि विभाजन नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता की एक अन्य विशेषता उसकी अविभाज्यता है। इसे विभाजित करके बांटा नहीं जा सकता है। एक राज्य में एक ही संप्रभुता हो सकती है। संप्रभुता का अर्थ ही होता है सर्वोच्च शक्ति, और यदि इसे विभाजित कर भी दिया जाता है तो वह सर्वोच्च नहीं रह जाएगी। आगे है अनन्यता। संप्रभु अनन्य मानी गई है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में केवल एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है, दो नहीं। संप्रभुता का अपने क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं होता है। तो ये जो है संप्रभुता की विशेषता है। अब आइए हम जानते हैं संप्रभुता के प्रकार या स्वरूप। तो इसका पहला प्रकार या पहला स्वरूप है नाम मात्र की या वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता का अभिप्राय शक्ति के प्रयोग की यथार्थ और वास्तविक स्थिति से है। नाम मात्र की संप्रभुता शब्द का प्रयोग उस समय के राजतंत्रीय शासक के लिए किया जाता है जो किसी समय वास्तव में संप्रभु था, किंतु अब पर्याप्त समय में संप्रभु नहीं है। इस प्रकार शासक जो है संप्रभुता का प्रयोग नहीं कर सकता, वरन उसके मंत्री या वहाँ की संसद जो है उसका प्रयोग करती है। शासन का समस्त कार्य उसके नाम से अवश्य किया जाता है और संविधान द्वारा उसको समस्त कार्यपालिका संबंधी अधिकार प्राप्त होता है। इंग्लैंड का सम्राट इसी प्रकार का संप्रभु है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह भेद नहीं है। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता का भेद संसदात्मक शासन प्रणाली में ही देखा जाता है, अध्यक्षात्मक में
नहीं। दूसरी प्रकार या जो इसका स्वरूप है, दूसरा स्वरूप कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभु एक संवैधानिक संकल्पना है जिसका अर्थ है कानून बनाने और उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास है वह कानूनी संप्रभु है। कानून की दृष्टि में संप्रभुता की सत्ता का उपयोग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को लेकर कोई शंका नहीं हो सकता है। कानूनी संप्रभुता पूर्ण व्यापक होता है, उसके पास अपने कानून और आदेश को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां होती है। इस संबंध में गार्नर ने कहा है कि कानूनी संप्रभु वह निश्चित व्यक्ति है जो व्यक्ति के उच्चतम आदेशों को कानून के रूप में प्रकट कर सके, और वह शक्ति जो ईश्वरीय नियमों या नैतिकता के सिद्धांत तथा जनमत के आदेशों का उल्लंघन कर सके। इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट कानूनी संप्रभु है। इसके विपरीत राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली है। यह बताया जाता है कि कानून संप्रभु के पीछे राजनीतिक संप्रभु है जिसका कानूनी संप्रभु शिरोधार्य होता है। इस संबंध में डायसी ने भी कहा है कि कानूनी संप्रभु के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को भी झुकना ही पड़ता है, और दूसरा संप्रभु ही राजनीतिक संप्रभु है। आइए अब इसका तीसरा जो है लोकप्रिय संप्रभुता। मध्य युग के विचारक जो राजा की शक्ति के विरोधी थे उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 18वीं शताब्दी में इसका जो प्रतिपादन किया गया, फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का प्रचार तथा विकास प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ आरंभ हुआ है। यदि वैधानिक संप्रभुता जनता की इच्छा है और यह जनता की इच्छा का विरोध करती है तो वह अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकती है और उसका शीघ्र अंत हो जाएगा। इसकी चौथी जो स्वरूप है या प्रकार कहिए, यथार्थ संप्रभुता। राज्य जो है, जब राज्य सत्ता किसी व्यक्ति में निहित हो किंतु उसके अधिकारों का प्रयोग अन्य कोई व्यक्ति करता है तो प्रयोग करने वाली सत्ता यथार्थ संप्रभुता कहलाती है। इंग्लैंड में संसद अर्थात संप्रभुता का उदाहरण है। इसका जो पांचवा स्वरूप या प्रकार है विधि सम्मत और वास्तविक संप्रभुता। कभी कभी किसी राज्य में दो सत्ता या शासक हो जाते हैं, जैसे कि कहीं देखे होंगे कि जो है अब 2 उप मुख्यमंत्री होने लगे हैं, तो 2 मुख्यमंत्री भी कहीं होंगे, तो इनमें एक वास्तविक शासक होता है या फिर जो है जिसकी आज्ञा का पालन जनता भी करती है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अपनी इच्छा को मनवा सकता है, चाहे वह कानून के अनुसार हो या कानून के विरुद्ध, वह वास्तविक शासक है। और दूसरा शासक वह होता है जिससे सत्ता छीन ली गई है पर वह स्वयं को वास्तविक शासक ही मानता है। यदि विधि सम्मत संप्रभु है तो कई बार जब विधि सम्मत संप्रभु का अस्तित्व मिटने लगता है तब वास्तविक शासक ही विधि सम्मत शासक बन जाता है। इस संबंध में गार्नर ने कहा है कि वह संप्रभु जो अपनी शक्ति को बनाए रखने में सफल होता है थोड़े ही समय में वैध संप्रभु बन जाता है। यह किया या तो जनता की सहमति से होती है या राज्य के पुनर्गठन द्वारा। यह वास्तव में कुछ ऐसी ही है जैसा निजी कानून में वास्तविक अधिकार पुरातनता द्वारा वैध स्वामित्व का रूप ग्रहण कर लेता है। तो संप्रभुता की सारी प्रक्रिया जो है खत्म हो गई। अब जो है अगले वीडियो में संप्रभुता के संबंध में ऑस्टिन ने क्या कहा है उसके बारे में बताऊंगी।